समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य पर एक बार फिर से हमला बोला है। केशव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उनको जानता है और खासतौर से समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था 2022 की विधानसभा इलेक्शन में, उसके एक अहम रुकन, एक अहम हिस्सा थे। आइए उनसे सीधे बात कर लेते हैं। केशव देव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही हमलावर आपके ऊपर हैं, क्या कोई निजी खुन्नस है? हाँ, हमेशा उस खुन्नस रही मेरी। मैं शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के उन सभी नेताओं का दुश्मन हूँ जो समाज से तो वोट लेते हैं, लेकिन समाज के साथ जब घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तब न एक शब्द बोलते हैं और न उन्हें न्याय दिलाने जाते हैं, यहाँ तक कि दरवाजे पर नहीं जाते हैं। मैं महान दल मैंने बनाया ही इसलिए कि जब कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई और अपने कमज़ोर दलित समाज को ये संदेश दिया कि जब तक अपनी पार्टी, अपना झंडा नहीं होगा, अपना नारा नहीं होगा, तब तक आपको हक हिस्सा छोड़िए न्याय नहीं मिल सकता। आप कांग्रेस को वोट दोगे और जो लोग वोट देंगे वही आपको अछूत मान के मारेंगे। और कांसीराम साहब ने जो समझाया वो बात उनके कमज़ोर अनपढ़ समाज को समझ में आ गई और उसने हाथी झंडे को पहचाना। लेकिन ये इतने बड़े बड़े गधे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े गधे हैं कि ये कांसीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। तो इतना नहीं सीख पाए। ये खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं, कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती, ये सब पार्टी बनाते। लखीमपुर खीरी में बसपा की सरकार में दो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जब पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला कुशवाहा लड़कों को, एक शब्द नहीं बोले ये। और उस समय इनके साथ एक और मंत्री थे, वो भी गूंगे बहरे रहे, नहीं बोले। भाजपा की सरकार में ललितपुर में एक बड़ी घटना हुई, निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस ने पीट कर मार डाला पैसे लेने के लिए। उसके साले को पहले पीटा, 50,000 रुपया लिया, फिर उसको पीटा कि 1 लाख रुपया मिल जाए। एक शब्द नहीं बोले, उसके दरवाजे पर नहीं गए। प्रतापगढ़ में घटना हुई, वहाँ नहीं गए, मैंने लाश रखवा दी, तब मजबूरी में जाना पड़ा। वहाँ घटना हुई कौसाम्बी में, न ये बोले न केशव प्रसाद मौर्य बोले। अयोध्या में भगवान राम का अस्तित्व है, तभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन मैंने कहा मैं भगवान राम में पूरी आस्था रखता हूँ, लेकिन ये भी मुझे पता है और इसका प्रूफ है कि अयोध्या में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। और मैंने आपके ही चैनल पर ललकारा था, न्यूज़ 18 पे, कि हिम्मत हो स्वामी प्रसाद मौर्य की और बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य की और केशव प्रसाद मौर्य की, तो ये कह दें कि वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं निकली और तोड़ी नहीं गई, तब वो नहीं बोले। तो ऐसे कठपुतली नेता हमारे बारे में क्या बोलेंगे? मैं समाज के हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो उन्होंने आरोप लगाया कि हमने केवल अपनी पत्नी और अपने बेटे को टिकट दिया, तो मुझे 8 सीट देने का समाजवादी पार्टी ने वादा किया था और डिनाई कर दी समाजवादी पार्टी की, नहीं कहा था। उदयवीर सिंह जी बयान दे दें या अखिलेश यादव जी बयान देते हैं, मैं मानूं 8 सीट देने की बात किया था। जिसको 1 सीट मिल रहा था कृष्णा पटेल, उन्होंने दबाव बना के हम गठबंधन छोड़ देंगे, 6 सीट ले लिया। जयंत जी ने प्रियंका गांधी जी के साथ टिक्की खा के 38 सीट ले लिया, विरोध दबाव की राजनीति करके। ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे 1 सीट भी नहीं मिलेगी तो भी गठबंधन में रहूंगा, वो 18 सीट ले लिया। क्या मुझे नहीं आता था? मेरे पास उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता बड़ा ऑफर लेके आए, क्या मैं दबाव बना कर राजनीति? लेकिन मैं चाहता था कि मुझे मिले ना मिले, किसी तरह भारतीय जनता पार्टी रुके और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। क्या अभी भी आप सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना एक अहम किरदार आपका होगा और जरूरी है अभी रोकना बीजेपी को? रोकना जरूरी था, लेकिन किसके कंधे पर रोके? जिसके कंधे पर रोकना चाहते हैं वो उसके लिए दिन रात 3 साल मेहनत किया, नारा लगाया कि महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना, और जब देने की बारी आई तो उसने ऐसे आदमी को दे दिया जो पूरी सरकार में मलाई खाया। कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। वो कहते हैं आप बहुत कमजोर हैं, कमजोर नेतृत्व है, आपके पास लोग नहीं है, आपको बेटे और अपनी पत्नी के नाम पर टिकट लेना पड़ा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को कहना चाहता हूँ, ललकारना चाहता हूँ कि वो अखिलेश जी को शामिल करके भी, अखिलेश जी की ताकत लेके भी 50 रैली करा दें 10-10 हज़ार की भीड़ की, मैं उनके पीछे पीछे चलूँगा। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य जिसमें हूँ, समाजवादी पार्टी की रैली ना हो। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य जिस समाज की वो राजनीति करते हैं वहाँ उन्हें 2 आदमी भी पसंद करने वाले नहीं हैं। कासगंज में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कभी कहिएगा तो मैं वायरल कर दूंगा। कासगंज में एक प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी का जिसने इनकी रैली करा ली अमापुर विधानसभा से, वो भी शाक्य था।
और ये नेता हैं साक्य समाज के बड़े नेता। मैंने सारी भीड़ रोक दी, वो रोने लगा कि यार हमारे लोग नहीं आएंगे तो मैसेज खराब हो जाएगा। तो हमने कहा वो क्यों जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों को बुलाओ ना। उसने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग कहाँ हैं, तो हमने कहा तब नहीं है तो काहे के लिए इनके नेता बनाए हो, वो आपको कहते हैं कि आप बयानवीर जो है नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कहते हैं आपके लिए कि आप सिर्फ बयान देते हैं, बाकी और कोई मसला नहीं है। पूरे प्रदेश में जिला चुन लें 10, चलो भीड़ जुटा के दिखा दें। वो पैसा ले लें समाजवादी पार्टी से, मैं बिना पैसे भीड़ जुटा दूंगा, जुटा के दिखा दें, तब पता लगे किसकी क्या औकात है। कभी एक वोट लिया होता, कभी मैं तो 48,000 वोट लिया था 2012 में मेरे प्रत्याशी ने ठाकुर द्वारा सीट पे, और एक सीट नहीं, एक सीट पे होता तो मैं कहता हो सकता प्रत्याशी का वोट हो। 35,000 32,000 करके 2 दर्जन सीटों पे मुझे मिला था वोट। और केशव प्रसाद मौर्य जब डिप्टी सीएम बनाया गया, सीएम का चेहरा बनाया गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी में थे, उस समय भी मैंने कासगंज की तीनों सीटों पे 28,000 22,000 18,000 वोट लिया, जालौन में सी वोट लिया। मेरे पास अपना जनाधार है, इनकी तरह मैं कठपुतली नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ। कुछ दिन तक बहन जी का गधा बन के घूमते रहे, उनका बोझ ढोते रहे, जो उन्होंने कहा जी हजूरी करते रहे। समाज के साथ क्या हो रहा है कभी देखने नहीं आए। जब भाजपा में चले गए तब क्या हो रहा है, बसपा में थे तो उन्होंने कहा कि पूजा न करो, देवी देवता नहीं होते, और जब भाजपा में चले गए तो खुद पूजा करने लगे। तो ये न बसपाई हैं, न सपाई हैं, न भाजपाई हैं, ये अवसरवादी हैं। 2024 में आपको क्या लगता है, क्या आपका तरीक़ेकार हो सकता है? क्या अखिलेश यादव के पास से जाएंगे या राजभर के साथ जाएंगे, या फिर जो है शिवपाल सिंह यादव की तरफ? क्या कोई रणनीति आपने बना रखी है अभी अपने दिमाग में? देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कोई मतलब ही नहीं जाने का। ओम प्रकाश राजभर खुद अपनी एक विधानसभा अकेले दम पे नहीं जीत सकते। राजनीति का मतलब यह है कि चाहे महान दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई भी छोटी पार्टी है, वो अकेले दम पे चुनाव नहीं जीत सकती, एक विधानसभा नहीं जीत सकती। अगर एक विधानसभा जीतने की हैसियत मेरी होती तो मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन क्यों करके 2 सीट लेता, मैं अकेले लड़ता। आज गठबंधन का दौर है, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं जीत सकती, तो बीजेपी ने गठबंधन किया, सपा ने गठबंधन किया, मैं उनके साथ था। मैं किसी न किसी गठबंधन में जाऊंगा, अकेले जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये छोटे दलों के साथ ये अगर कोई मोर्चा बनाते हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा कि मोर्चा पिछली बार बनाया था ओम प्रकाश राजभर जी ने, पूरे प्रदेश को जीतने की बात कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी ने कुछ ऑफर दिया तो चलते बने। तो ऐसे लोग जो कल गठबंधन तोड़ के भागेंगे, उसके बढ़िया ये छीछा लेदर मेरे बस की नहीं। मैं किसी न किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा रहूंगा, प्रयास यही करूंगा। लेकिन अब कौन सा गठबंधन लोग मुझे ये जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी हो सकती है, एनडीए हो सकता है? सवाल मेरे जाने का नहीं, मेरी पसंद की बात नहीं। मैं इतना बड़ा इम्पोर्टेंट लीडर नहीं हूँ, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, न इतना बड़ा मेरा वोट बैंक है, और न मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ, 150 विधानसभा हरा सकता हूँ, जिता सकता हूँ। अब मुझे कौन स्वीकार करेगा, पहले ये भी बात हो। मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह कहूँ, मैं ओम प्रकाश, मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मैं बयान दूँ कि मैं साहब बसपा में जा रहा हूँ, बसपा से मेरी बात हो गई, और कल बसपा के मालिक ने कह दिया कि वो अवसरवादी नेता। ये किरकिरी कराना मेरे बस में, मैं ये ऐसी गंदी राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। क्या वो एक विकल्प है, क्या बीजेपी एक विकल्प है अगर ऑफर आता है उनकी तरफ से? देखिए, अभी ये सवाल जब है ही नहीं, जब उनका कोई ऑफर नहीं है, जब उनकी तरफ से कोई मेरे पास कोई संदेश नहीं है, तो ये सवाल का जवाब, दरवाजे तो नहीं बंद है उनके लिए? मैं अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता। इस सवाल का इसलिए जवाब नहीं देना चाहता कि उनसे कोई इस तरह की बात नहीं हुई। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मैं था, और समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे साथ बुरा हुआ। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने मेहनत की, और मेरी मेहनत का फल उन्होंने एक कठपुतली नेता को, जो उनके जेब में रहे, जैसे बसपा में जेब में रहा, जैसे भाजपा में जेब में रहा, एक शब्द समाज के लिए नहीं बोला। और यही समझ, आखिर केशव देव मौर्य में क्या बुराई थी, जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक था, जो सपा के फायदे में आ सकता था, जिससे समाजवादी पार्टी कई विधायक जीते भी, और कई लोग खुलेआम कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में जीते केशव देव मौर्य के बदौलत। उसके बावजूद मुझे क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, केवल मेरे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी में इतना अंतर था कि मैं अपने समाज के दुख दर्द में आवाज़ उठाऊंगा,
और स्वामी प्रसाद मौर्य चुपचाप रहेंगे, जेब में रहेंगे। क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज और बीजेपी की सरकार के काम से संतुष्ट नजर आते हैं? मैं कतई संतुष्ट, किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर विकास के मामले में काम किसी से संतुष्ट हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर किसी से संतुष्ट हूँ, तो बसपा की सरकार से संतुष्ट हूँ। अगर संतुष्टि की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी विकास के जितने भी दावे हों, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा काम तो कागजों पर होते हैं, और जो काम होते भी हैं उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी काम नहीं किया था। मुझे याद है कल्याण सिंह जी ने तहसील और कचहरी के मामले में बहुत बड़ा काम किया था। पहले बैनामा लिखा जाता था, महीनों 2 महीनों पार्टी को नहीं मिलता तो उसकी चाहे कोई भी आवश्यकता हो, लेकिन उन्होंने सेकंड कॉपी की व्यवस्था, उन्होंने ही फोटो कॉपी की व्यवस्था की, और उन्होंने कहा कि स्टैम्प कम हो ज़्यादा हो, ओरिजिनल कॉपी तुरंत तत्काल उसी दिन दे देनी पड़ेगी, उसी दिन देना मजबूरी। हालांकि अधिकारी उसको देते नहीं, अगर जनता जागरूक हो तुरंत ले। सब रजिस्ट्रार को रसीद आप न दीजिए जिस बैनामे के, उसकी मजबूरी तुरंत आपको देगा। ये कल्याण सिंह जी ने किया था। आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया काम, बढ़िया काम किया। उन्होंने उतना बल्कि उसका प्रचार नहीं किया। यानी योगी आदित्यनाथ के कुछ कामों से आप संतुष्ट हैं? अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक काम किया, बड़ा काम किया कि जो ब्लड के रिश्ते में लोग बैनामा कराना चाहें उसमें स्टैम्प नहीं लगेगा, केवल 5,000 का लगेगा। जहां 50 लाख का स्टैम्प लगता था वहां 5,000। ये बड़ा बड़ा काम है, सबके फायदे में है। कानून व्यवस्था हिंदू मुसलमान सबके मुद्दे। अभी दयाशंकर सिंह जी मंत्री हैं, उनके विभाग में काम हुआ कि अब लर्निंग लाइसेंस में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां घूसखोरी होती थी 2,000-3,000 की, अब आप घर बैठे लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये बड़े काम हुए, तमाम विभागों में हुए। भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में हुए। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था पे और काम करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये सच है कि समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर खराब था, भारतीय जनता पार्टी की भी खराब है, उस पर और काम करने की जरूरत। तुलना में ठीक है बीजेपी का? नहीं, मैं नहीं तुलना कर सकता, क्योंकि दोनों अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे, दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो गुंडे हैं, उनका घर तोड़ा जाता, लेकिन धनंजय सिंह जी, ब्रिजेश सिंह जी का घर नहीं तोड़ा जाता। वो गुंडे नहीं, वो माफिया नहीं। तो सवाल दो चश्मे से देखने का। मुख्यमंत्री को, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बहन जी हो, भविष्य में कोई भी हो, उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के चश्मे से काम करना चाहिए, धर्म के चश्मे से नहीं। क्योंकि भारत देश पंथ निरपेक्ष, धर्म से भी आगे पंथ निरपेक्ष संविधान है, और मैं तो उसी को महत्व दूंगा, उसी का सम्मान करूंगा जो पंथ निरपेक्ष संविधान को मानकर उसकी शपथ काम करेगा। आप धर्म को खूब बढ़ाइए, लेकिन धर्म आपका सेकेंडरी विषय है। पहले कानून है, देश कानून और संविधान से चलता है। तो संविधान पे जो काम करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, और जो नहीं करेगा उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बयान इस विषय में नहीं दे सकता। हाँ, हालांकि ये भी कह सकता हूँ कि जो भी मुख्यमंत्री बना, हमारे समाज को उसने किसी ने नहीं दिया, न साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को, न भाजपा ने बहुत कुछ दिया, न समाजवादी पार्टी ने कुछ दिया। भाई पिछड़ी जाति में हम आते हैं, पिछड़े में सबको पता है कि नौकरी लगी तो किसको सबसे ज़्यादा मिली, सब जानते हैं। उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर सच्ची बात कही जाए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो बसपा सरकार से बेहतर कोई, यही लखनऊ शहर था जिसमें जहाँ आज अवध चौराहा है वहाँ कुल झुग्गी झोपड़ी पड़ी रहती थी। लखनऊ देखने में नहीं लगता था कि लखनऊ छोटा सा कस्बा लगता था, लेकिन आज उसकी रौनक जो बढ़ी है तो बहन जी की देन। तो बसपा की सरकार में जो काम हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, उससे सबको सीखना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका बेबाकी से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ केशवदेव मौर्य, जो कि महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए बयान को भी उन्होंने बेबाकी से रखा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।